बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पनामा केस मुल्क की तारीख को रकम करने वाला, यानी तारीख रकम होगी इस केस के फैसले से। उस केस का फैसला महफूज कर लिया गया अल्टीमेटली। बहुत सारी जगहों पर, स्पेशली जहां हुकूमती हल्के में इस तरह पाया जा रहा है, जहां हुकूमती हल्के में परेशानी पाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह की समाअत हुई उससे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह वुकला के पास, हुकूमती वुकला के पास उस तरह के दलाइल नहीं थे मौजूद जिससे वो ये जस्टिफाई कर सके कि जो JIT ने मवाद पेश किया है, जो मटीरियल है, उसके ऊपर कोई सवाल उठ सकता है। वो उनके रवैये के ऊपर बात करते रहे, वो इस बात पे ज़रूर बात करते रहे कि दोबारा तहकीकात होनी चाहिए, मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए, ये खत ऐड नहीं किया, वो खत ऐड नहीं किया, लेकिन मटीरियल के ऊपर सवाल उठाना और उसको गलत साबित करना ना हो सका। फैसला आएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। सुहेल साहब, ये पनामा केस छोटा मोटा केस नहीं था, ये एक ऐसा केस था जहां मुल्की वजीर आजम, और सिर्फ मुल्की वजीर आजम नहीं, उनके पूरे खानदान के ऊपर सवाल उठ रहा था। फैसला महफूज हो गया है। आपको शहर इक़्तिदार में हवा कैसी लग रही है? क्या आपको सियासी हवा से महसूस हो रहा है? किस तरफ जा रहा है मामला? अनिका, वैसे शहर इक़्तिदार का वैसे तो मौसम आजकल बड़ा सुहाना है, लेकिन सियासी मौसम काफ़ी बदल रहा है। वो सुहाना कहीं दिखाई नहीं देता। मुल्क की तारीख के करप्शन के सबसे बड़े स्कैंडल की JIT की जानिब से तहकीकात के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ के वो सारे तकाजे पूरे करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों को पूरा मौका दिया और 5 रोज़ तक मुसलसल समाअत हुई कि वो जिस रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दे रहे थे और जो कुछ उस रिपोर्ट JIT की रिपोर्ट के अंदर मजीद चीज़ें सामने आईं और पहले जिन इल्ज़ामात की वजह से JIT को तहकीकात का हुक्म दिया गया था, अगर उससे मुतल्लिक अगर हुक्मरान ख़ानदान के पास कोई सबूत मौजूद हैं तो वो आकर कोर्ट में पेश कर दें। लेकिन बदकिस्मती से या हैरान कुन तौर के ऊपर तमाम तर दस्तावेज़ात का और मनी ट्रेल का फ्राहम करने के दावेदार शरीफ ख़ानदान कोई भी ऐसा ठोस सबूत इन 5 रोज़ के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करने में कामयाब ना हो सके। फैसला महफूज हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा जिससे मुल्क की तारीख नई एक तारीख रकम होगी। लेकिन उसके साथ साथ जब ये समाअत जारी थी तो ये 5 रोज़ बहुत एक्टिव थे। गुज़श्ता हफ्ते हमने एक स्टोरी भी की थी और जुम्मे और हफ्ते के दिन भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इस बात पर कायल किया गया था और उन्होंने गारंटी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आएगा वो उसको कबूल करेंगे, बहाज़ राय नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ ये वक्त गुजरने के बाद पार्टी के मुख्तलिफ लीडर के साथ भी प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत जारी रही और कुछ और शख्सियात के साथ भी मुसलसल वो राब्ते में रहे। उन्हें 2 बातों के ऊपर बड़े कंसर्न थे। पहले बात तो इसके ऊपर वो कायल थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर नाअहली का फैसला आ जाता है तो फिर ऐसे इससे निमटना कैसे है, कैसे इसको फेस कैसे करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहुत डैमेज होगी प्राइम मिनिस्टर की नाअहली की सूरत में। तो पार्टी लीडरशिप के साथ सबके साथ मिलकर यह फैसला किया गया है कि जैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ता है तो वो GT रोड के जरिए लाहौर जाएंगे और उनका भरपूर तमाम रास्ते में इस्तकबाल किया जाएगा, अवामी राब्ते बढ़ाए जाएंगे, अवामी रैलियों को इनेकाद किया जाएगा ताकि प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून जो इस फैसले से डैमेज हुई होगी उस डैमेज कंट्रोल के लिए एफर्ट्स की जाएंगी। तो ये एक सामने होगा। लेकिन उसके साथ पिछले 4-5 रोज के दौरान मुख्तलिफ शख्सियात के साथ और मुख्तलिफ हल्कों के साथ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये दावा करते हैं कि वो एक बात का मुतालबा कर रहे हैं मुसलसल कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं, वो इस बात को तस्लीम भी कर लेते हैं उस फैसले को, इस बात की गारंटी दी जाए कि अगर वफाकी हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में नए इंतखाबात की अनाउंसमेंट करती है और इन नए इंतखाबात की जानिब बढ़ते हैं तो इंतखाबात की राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। उसके बाद इंतखाबात होने दिए जाएंगे, शफाफ तरीके से इंतखाबात होंगे, जो भी हुकूमत बनाना चाहेगा बनने दी जाएगी, इस बात की गारंटी दी जाए। गुज़श्ता 4-5 रोज के दौरान मुसलसल मुख्तलिफ शख्सियात से इस बात का मुतालबा किया जाता रहा है और उन्हें किसी हद तक इस बात की यकीन दहानी भी करवाई गई है कि जो काम होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। उसके बाद दूसरा मामला जो अब आगे बढ़ा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी शख्सियात वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि इस सारे मामले के अंदर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा, तो मेरे लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी। मुसलसल इस पर काम किया, कुछ जानने की कोशिश की कि दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो आइन और कानून ने अपना बनाना है, दस्तावेजात की रोशनी में, बयानात की रोशनी में। वो दरमियानी रास्ता इस बात को तसव्वुर कर रहे हैं, अब अपनी माइंड मेकिंग कर चुके हैं, अगरचे कि उनकी पटिशन में ये प्रेयर नहीं है
लेकिन वो समझते ही हैं मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर और उनके साथी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ऐसा फैसला दे दे कि या तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दे, वो तय कर ले कि प्राइम मिनिस्टर की नाअहली बनती है नहीं बनती, और साथ ही मामला नैब को भिजवा दें कि नैब उस पर कार्रवाई करें, तो ये भी उन्हें काबिल कबूल है। इस सूरत हाल से भी वो निमट सकते हैं, अपने आप को दोबारा से तैयारी करके वहां पे अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। वो समझते हैं कि वो इसको दरमियानी रास्ता कह रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि शायद ये दरमियानी रास्ता निकले, जो कि गर्चे कानून की रोशनी में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सही। उसके साथ जो दूसरा मामला आया है इसी गुज़श्ता रोज चेयरमैन SACP जफर हिजाजी की गिरफ्तारी ने बौखलाहट पैदा कर दी है हुकूमती सफ़ों के अंदर। प्राइम मिनिस्टर हाउस को यह टास्क दिया गया था कि FIA के जरिए इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि उनकी जमानत कैंसिल नहीं होनी चाहिए, वो अपना आज़ादाना काम करते रहें। जब उनकी पहले उन्होंने अबूरी जमानत हासिल की थी, उस दौरान भी अखलाकी तौर के ऊपर उन्हें उहदा छोड़ना चाहिए था, उन्होंने उहदा ना छोड़ा। अहम हुकूमती शख्सियत की बैकिंग के ऊपर उन्होंने अपने काम जारी रखे, लेकिन अल्टीमेटली गुज़श्ता रोज़ उनकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। चौधरी शुगर मिल्स के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसकी तहकीकात भी दोबारा होनी है, लेकिन उससे पहले जो मामला है रिकॉर्ड की टेम्परिंग का, 74 की क्लास 6 के मुताबिक जो 7 साल तक की कैद का मामला है, जफर हिजाजी साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और यकीनन उसके बाद वो लोग जो जफर हिजाजी साहब ने अकेला ये फैसला नहीं किया था, SACP के अंदर कमीशन फैसला करता है, बात दूसरे लोगों तक भी जाएगी और फिर उन लोगों तक बात जाएगी जिनके कहने के ऊपर उन्होंने ये रिकॉर्ड तब्दील करवाया था, तहकीकात बंद करवाई थी। तो वो भी एक बहुत मुश्किल है। बाकी सारा मामला एक तरफ जो हुदैबिया पेपर मिल, लंदन के फ्लैट्स, मनी ट्रेल साबित ना करना, लेकिन चौधरी शुगर मिल्स का मामला भी एक बहुत खतरे की अलामत है, वो भी एक बड़ा चैलेंज बन गया। आने वाले दिन बहुत से संगीन चैलेंजेस का सामना होगा मुस्लिम लीग नून को। चौधरी निसार साहब बदस्तूर नाराज हैं, देखते हैं जो और बाकी उनके अरकान हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद है जो मुफ्त लोगों से बात हुई कि जो भी फैसला है वो आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा राव साहब, 4 से 5 फैसले आने की तवक्को है, यानी फैसलों के 4 से 5 डिसीजंस हो सकते हैं अल्टीमेटली, जिसके अंदर से एक ये कहा जा रहा है मामला नैब को भिजवा दिया जाए, एक कहा जा रहा है नाअहली कर दी जाए। लेकिन नैब को मामला भिजवाने वाला है, इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है, ऑलरेडी ये कह चुकी है कि नैब का इदारा तो ऐसा लगता है जैसे फौत हो चुका है, या उसके काम जो है उसकी कारकर्दगी है वो सही नहीं है। तो ऐसे में ये वाला ऑप्शन जिसको PMLN दरमियानी रास्ता कह रही है, ये तो बड़ा दूर दराज का कोई मामला नजर आता है। लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको लगता है एक वजीर आजम का नैब में केस चल रहा हो तब भी ये दरमियानी रास्ता? देखिए, मैं वाइल्ड गेसिंग नहीं करता, ना जजमेंट के हवाले से, ना वैसे क्या हुकूमत समझ रही है दरमियानी रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा। फैक्ट्स हैं कुछ इस पूरे केस के। फैक्ट्स ये हैं कि 5 जजेस ने हेयरिंग की उसकी, 2 जजेस ने कहा प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन नहीं है, 3 जजेस ने कहा जस्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग दिस, रुक गए। उन्होंने कहा जी अब हमें अभी रिकंसीडर करना है। किसी हद तक कन्विंस थे, लग ये रहा था, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकंसीडर करना है इसको, एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम और गवर्नमेंट को दिया। उन्होंने बार बार कहा कि हमने आपको टाइम दिया, JIT बना दी, उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे तय हुई। अब बाकी 3 जजेस ने ये फैसला करना है कि पहले 2 जजेस का फैसला दुरुस्त था कि नहीं था। सही। उनका तो फैसला तब्दीली होगा क्योंकि फाइनल जजमेंट है उन दोनों की। बाकी 3 ने ये डिसाइड करना है कि वो उनके साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है। एक तो ये इस पहलू में है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजने वाली जो चीज़ है वो इस पे डिसाइड हो जाएगी। वो अगर एग्री कर जाते पहले 2 से, वो डिक्लेयर कर देंगे सादिक और अमीन नहीं है, स्पीकर के पास वो चला जाएगा, रेफरेंस चला जाएगा, स्पीकर उसके बुनियाद पे 30 दिन में फैसला करेंगे। नहीं फैसला करते इलेक्शन कमीशन के पास ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जब डिक्लेयर हो जाएगा 62 के तहत उनकी वो नाअहली डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सादिक और अमीन के हवाले से फैसला करना है। 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने फेस करनी है इसमें, जो फैक्ट्स आए हैं सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये हवाई बातें हैं। लिविंग बियॉन्ड मीन्स ये JIT ने कहा है अपनी फाइंडिंग में सारा, जिसपे गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक डिनायल, स्ट्रॉन्ग डिनायल कंप्लीट होने के बाद कल दलाइल वहाँ तक उस वक्त तक नहीं आया था। बिल्कुल। नंबर 2 मिस डिक्लेरेशन, FZD में थे वो, उसके चेयरमैन थे, सारा कुछ वो उन्होंने अपने कहीं उसको डिक्लेयर नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। मिस डिक्लेरेशन ये एडमिटेड फैक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो यानी प्राइम मिनिस्टर के जो वकील थे, गवर्नमेंट का केस तो नहीं है ये, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो वकील थे ये उनके बच्चों की तरफ से थे। तीसरा उनका जो जिस बुनियाद में पहले 2 जजेस ने फैसला किया था सादिक और अमीन का, वो है उनके बयानात, जो कंट्राडिक्शन है बयानात में। आखिरी चीज़ है मनी ट्रेल।
और ओनरशिप, मनी ट्रेल और ओनरशिप, वो दोनों भी कोई एक कागज कल तक नहीं दिया गया था रिजर्व होने तक। जो चीजें थी वो उनको डिराई नहीं कर सके ना, तो ठीक है, ये फैक्ट्स हैं इस केस के। इन चीजों पे फैसला उन्होंने करना है कि आया प्राइम मिनिस्टर लिविंग बियॉन्ड द मींस, वो रेफरेंस उसका बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वो एहतसाब अदालत में जाएगा, हुदैबिया की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, या एक नया रेफरेंस हो, वो बन जाएगा। मिस डिक्लेरेशन के ऊपर वो जो सादक और अमीन वाली नाअहली है वो इस पे भी हो सकती है। मिस डिक्लेरेशन तो सिंपल, सुप्रीम कोर्ट बहुत से फैसले कर चुके हैं मिस डिक्लेरेशन के ऊपर कि आपने डिक्लेयर नहीं किया अपने एसेट्स प्रॉपर्ली, उस पर डिस्क्वालीफाई 22 बकौल शेख रशीद के 22 MNA हो चुके हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं या तो उनको बहाल कर दो या इनको भी करो डिसमिस। मनी ट्रेल और ओनरशिप का जो इशू है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली लपेटी जाती है, आप कह लें। उसमें मरियम भी आ जाएंगे, उसमें हुसैन भी आ जाएंगे, हसन भी आ जाएंगे। पॉलिटिकल कैरियर जो मियां नवाज शरीफ और इमीडिएट फैमिली है उसका सारा एट स्टेक आ जाएगा। इन चीज़ों पे उन्होंने फैसला करना है। डार साहब दूसरे इसमें जो कह लें मेन एलिमेंट है, उनका बयान सबसे इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने दिया था हुदैबिया पे 2000 में, जो दिया था अपना एफिडेविट, जिसकी बुनियाद पर उनको वादा माफगुआ बना के उनको केस से निकाल दिया गया था। उस पे आना है कि आया वो बयान, डार साहब ने कहा जी मेरे से जबर के तहत लिया गया था, तो कोर्ट ने कहा कि आप फिर वापस मुलजम बन जाएंगे। हुदैबिया का अगर ट्रायल होता है तो डार साहब वो मुलजम बन जाएंगे। अगर कोर्ट रिलाय कर लेती है उनके बयान के ऊपर कि बयान दुरुस्त है, फिर तो किसी की बचत की कोई सूरत नहीं है। फिर तो शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, बाकी फैमिली हो, 34-35 लोग जिनके 45 लोग जिनके नाम पे पैसे जाते रहे बार, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये बेसिकली इसके फैक्ट हैं। अब आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है, कोर्ट किस तरह से इसको देखती है। चलिए, कोर्ट जिस तरह से भी देखती है, होने तमाम चीजें ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, कानून, इन तमाम के अकॉर्डिंगली, और एट द एंड ऑफ द डे फैसला जो भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, किसी शख्सियत के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए बेहतर हो, प्रॉपर डेमोक्रेसी के लिए बेहतर हो, जिसको ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में बढ़ जाएगी एक शख्सियत की वजह से। लेकिन खतरे की बात करें तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मुल्क की मुईशत खतरे में पड़ी हुई है क्योंकि कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। एक तरफ वजारत खजाना एक कर्जा लेती है तो उसको उतारने के लिए कुछ अर्से बाद दूसरा कर्जा ले लेती है। वजारत पानी और बिजली ने भी उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। वो भी एक कर्जा लेते हैं तो उसको उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले लेते हैं। ये कर्जे पे कर्जा लेना, ये तो कोई आम शख्स भी अपने घर का अगर कोई चलाना चाहे तमाम सिस्टम, उसके लिए भी कर्जे के उतारने के लिए कर्जा नहीं लेगा। वो या तो वक्त दरकार होगा उसे, या फिर वो कोई और तरीका कार ढूंढेगा। निका, कुछ अर्सा कबल वजारत पानी बिजली की जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी, वही मेरा वो मौक़िफ़ कि करोड़ों रुपए की मुहिम चलाई गई थी गलत अदाद शुमार को दुरुस्त बताने के लिए। यानी कि पावर सेक्टर बताया गया कि खसारे से निकलकर मुनाफे में आ चुका है। सरकारी कंपनियां जो पहले 7 अरब सालाना खसारा करती थी वो 5 अरब मुनाफा कमा रही हैं। बिजली की वसूलियां 87% से बढ़ के 93% मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। इस बात को आवाम तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहार जारी किए गए, जिसके ऊपर दिल दुखी होता है। लेकिन ठीक 7 से 8 माह बाद आपके इनके वो तमाम दावे जिन्हें जो आपने गलत बयानी करने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, अब वो आपके एक्सपोज हो गए, गलत साबित हो रहे हैं। हुआ क्या है, वजारत पानी बिजली ने एक तो हम गर्दिशी कर्जे की बात करते हैं कि जो मुख्तलिफ इदारों की बिजली पैदा हुई, सेल की रिकवरी नहीं हो सकी, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान अदायगियाँ होनी है। ये कर्जा एक जगह पे है जो कि 4.5 अरब से तजावुज कर चुका है। उसके तरफ एक और कर्जा ये है जो मौजूदा गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर पावर सेक्टर की सूरत हाल को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज लिया गया था, और एक फिर कंपनी हमने कायम की हुई है पाकिस्तान पावर होल्डिंग कंपनी, उसके पास ये कर्जा पार करते हैं। 185 अरब रुपए का वो कर्जा है। ठीक है, गर्दिशी कर्जा अलग चीज है, बैंकों से कर्ज लिया था पावर सेक्टर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए, ये वो कर्जा है। अब उसका वो मिच्योर हो गया, आपने वापस करना है। वो वजारत पानी बिजली जिसने 100 अरब रुपए बचत का दावा किया था, वो बचत कहां गई है अब किसी को नहीं पता। वो वजारत पानी बिजली जिसने कहा कि लॉसेस कम हो गए, बिजली चोरी पर काबू पाया गया है, हमने अपनी रिकवरियां बेहतर की हैं, अब उनके पास पैसे नहीं है कि जो कर्ज मिच्योर हो चुका है, जो बैंकों से कर्ज लिया था वो वापस कर सकें। अब उन्होंने वजारत खजाना को और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को समरियां इरसाल की हैं, 3 समरियां भिजवाई गई हैं बुनियादी तौर के ऊपर, जिनकी मजमूई तौर के ऊपर 185 अरब रुपए का नया कर्ज लेने की इजाजत मांगी गई है। कहा गया कि हम बैंकों से ये कर्ज हासिल करना चाहते हैं, वो इसलिए कि जो माजी का कर्ज है हम वो अदा कर सकें। सर्कुलर डेट बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है, अब उसको हल करने की जानिब कोई नहीं आया, क्योंकि अब पनामा का मसला और दीगर सियासी हलचल पैदा हो गई तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वजारत खजाना ने उसमें से 185 में से 30 अरब रुपए की जो समरी है उसके साथ रजामंदी का इजहार किया कि ठीक है आप बैंकों से ये कर्ज हासिल कर लीजिए, आप हमने तो चले जाना है, अगली जो भी हमारी गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, जो भी आएगा फिर तो उसने भुगतना है। लेकिन बाकी जो रकम है जो 155 अरब रुपए की,
उस पर भी ये कहा गया कि बैंकों से इसकी शरायत तय करें, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या मार्कअप रेट होगा, वो तो बाकी रकम का बाद में फैसला करेंगे। बदतरीन सूरत हाल से दो चार है पावर सेक्टर। उसके साथ हमने 2 रोज कबल एक मरतबा और 65 मिलियन यूरो का फ्रांस की AFD कंपनी उनकी इदारे के साथ हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि हमने अपने पावर सेक्टर को बेहतर बनाना है, हमें कर्ज दे दीजिए। ये कर्ज हम अलग ले रहे हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अकाउंट्स की ये हालत हो चुकी है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अपना सिस्टम नहीं चला पा रहे। इस हकीकत के बरअक्स कि आपने 2 साल से टैरिफ कम नहीं किया, 90 अरब रुपए मुख्तलिफ सरचार्ज की मद में आपने इजाफी रिकवर किए, उसके बावजूद हमारे पास लिक्विडिटी के मसाइल का सामना है। 185 अरब रुपए से बैंकों को अदायगी नहीं कर सकते, मजीद कर्ज लीजिए। अगर ये कर्ज हासिल कर लेते हैं, ICC ने मंजूरी दे दी, नया हासिल होने वाला कर्ज और उसके ऊपर मार्कअप वो दोबारा से मुख्तलिफ सरचार्ज के जरिए बिजली के सार्फिन पर मुंतकिल होगा। ये अब बिजली के सार्फिन के साथ पावर सेक्टर के नाम के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इसका इन्हें किसी कोई ऑडिट हो, किसी मतलब इतना बड़ा ये सेक्टर है जो पूरी इकोनॉमी को भी सारा पैसा वहां पर ज़िया कर रहा है। अवाम से इजाफी वसूली हो रही है, हमारा एक्सपोर्ट इसी वजह से मुतासिर हो रही है। कोई इसके ऊपर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े लोग कुछ बैठ के पावर सेक्टर के अंदर बैठ के मिसमैनेजमेंट करके अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस सारे मामले को, इस विशेष साइकिल को एक्सपोज करने को तैयार नहीं है। राज साहब, ये बात समझ से बालातर है कि आप एक आम सारिफ पर, हर सारिफ पर टैक्स लगा रहे हैं और इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हैं कि बिजली का बिल जरा उठा के देख लीजिए तो उसके अंदर से तकरीबन आधा तो टैक्स होता है और आधा एक्चुअल जो बिजली इस्तेमाल की होती है। बिजली का टैरिफ इतना हाई है, वो बात अलग है, तो उससे भी बचत हो रही है। इतनी बचत के बावजूद अगर आप कर्जा लेते हैं और आपको पता है कि इस साल में जाके ये कर्जा मैच्योर होना है, तो आप उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें, बजाय ये कि तैयारी करने के आप दूसरे कर्जे की तैयारी करें। वो जो पैसा बचाया जाता है वो किसी की जेब में तो नहीं जा रहा। ये बिल्कुल जा रहा होगा, इतनी बड़ी अगर इसमें हो रहा है, क्योंकि आप देखें बिजली का ये जो हम बार बार जिक्र करते रहते हैं कि जितनी बिजली की खपत होती है उसके एक एक यूनिट की ये एक एक पाई वसूल करते हैं। चाहे चोरी हो रही है, चाहे लैंड लॉसेज हैं, लेकिन टोटल बिजली जो कंज्यूम हो रही है उसको बर्डन जो पे कर रहा है उस पर डाल देते हैं। ये टेरर रैशनलाइजेशन के नाम पे डालें, उसको किसी और तरीके से डालें, जिसको मैं गुंडा टैक्स कहता हूँ। टेरर रैशनलाइजेशन जो है वो बुनियादी तौर पे है ही ये कि एक इलाके में अगर 100 करोड़ की बिजली इस्तेमाल हुई है, बिलिंग 80 करोड़ की बन रही है, तो वो 20 करोड़ उसमें ऐड कर देते हैं टेरर रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर। तो वो पैसा तो एक एक पाई वसूल हो रही है जितनी बिजली ये हमें दे रहे हैं, और जितने की खरीद रहे हैं उससे ज्यादा महंगी हमें दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर 7 रुपए यूनिट खरीद रहे हैं तो हमें 10 रुपए यूनिट बेच रहे हैं या 11 रुपए यूनिट बेच रहे हैं तो ओवर। लेकिन बात यह कि ये सब अच्छा कहने से, ये ऐड चलाने से टीवी पे, उससे तो सब अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ उसके लिए आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, किस तरह से होगा। अब इंटरनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गई है कि गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, एनर्जी सेक्टर भी ठीक नहीं है, बाकी सेक्टर के अलावा एनर्जी सेक्टर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है, जो धरने के टाइम पे भी आई थी। जब गर्दिशी कर्जा इन्होंने 400 अरब अचानक अदा किया था, उस वक्त एक बड़ी र्यूमर थी मार्केट में कि एक बहुत बड़े मीडिया हाउस और कुछ लोगों को जो है वो एक प्राइवेट कोई इनके हैं जिनको इन्होंने पे किया था पैसे, गर्दिशी कर्जे के बहुत ज़्यादा पैसे पे किए थे, उनको जिम्मेदारी लगाई गई कि आप इनको कंपेन के लिए हमारे पैसे दें। अब जब से GIT की रिपोर्ट है उस वक्त भी कहा जा रहा है कि 4 से 10 अरब के दरमियान पैसे उसी ग्रुप को कहा गया है कि आप हस्बे मंशा इनको देते जाएं, ये कंपेन करें हमारी। और आपने देखा भी डॉक्यूमेंट्स आए तो उन्होंने कहा जी गेम चेंजर आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया, सारा इस टाइप का एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी उसको सपोर्ट करती है। तो अभी भी लगता है ये गर्दिशी कर्जे अदा कर दिए इन्होंने और उन्हीं को देना जो इनके हक में मुहिम चलवाते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से उसको चलाते हैं। मुझे लग यही रहा है कि बुनियादी तौर पर ये इसलिए ये लोन लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका बाकायदा नोटिस होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली, वो तो खुद इस सारा हिस्सा है इस सारे प्रोसेस का, और एनर्जी के सेक्टर को खुद देखते हैं, बिजली के सेक्टर को खुद देखते हैं। कोई ऑनेस्ट ऑडिटर जनरल आ जाए, वो इसका ऑडिट करवाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत जरूरी है। किया था ना, उसको फारिग कर दिया इन्होंने, इसी का ऑडिट किया था। तरीका यही चल रहा है, जो काम करता है उसको फारिग कर देते हैं और जो काम नहीं करता फिर वो जफर हिजाजी साहब जैसे लोग नजर आते हैं जिनको बाद में फारिग करना पड़ता है कानून के जरिए। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जरा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जरा पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे ट्रेड के हवाले से बात कर लेते हैं। बरामदात यानी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, इसके बारे में क्लियरली कहा जा रहा था कि ये बड़ी इफेक्ट हो रही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। लेकिन एक अब रिपोर्ट सामने आई है पिछले माली साल की, उसके अंदर एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। इतनी बड़ी इजाफा हुआ है कि मैं खुद हैरान रह गई हूँ।
0.04%। अब ये इतना बड़ा हम लोगों ने अच्छा कारनामा कर दिया है कि 0.04% हमने टेक्सटाइल की ट्रेड में, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा कर दिया। इसके ऊपर तो हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए ना। यकीनन वज़ीर तिजारत और उसके बाद वजारत टेक्सटाइल के जो वज़ीर इंचार्ज हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, उन्होंने इसका कलमदान अपने पास रखा हुआ है। उनके लिए शायद ये यकीनन प्राउड की बात हो, लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और हमारे मौशदानों के लिए ये बिल्कुल खुशाइंद नहीं है और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। उस वक्त जब आपने टेक्सटाइल पैकेज की अनाउंसमेंट की, 3 से 3.5 अरब रुपए के रिबेट आप दे चुके हैं, 15 अरब के क्लेम जमा है, अगर उसको इसके अंदर शामिल किया जाए तो इसका मतलब है जो इदारे शुमारियात ने अब गुज़श्ता माली साल का जून का क्लोज होने के बाद हतमी फिगर जारी किए, उसके मुताबिक सिर्फ $50 लाख नेट इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट के अंदर। अच्छा, ये भी जो इजाफा है जो प्राइम मिनिस्टर टेक्सटाइल पैकेज के तहत इंसेंटिव दिया गया है, अगर वो इसमें से आप निकाल दें तो फिर ये नेट इजाफा बिल्कुल नहीं बनेगा, ये नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। तो वो फिगर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं शुमारिया डिवीजन के अंदर या वजारत खजाना के अंदर, उन्होंने कोई पहले असेसमेंट तो हर महीने की हो रही होती है आपके पास, तो उन्होंने पैकेज के तहत इसको कुछ हद तक किया कि नेगेटिव में न जाए, लेकिन जो प्लस साइड पे भी आया तो वो 0.04% है। इदारे शुमारियात की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की जो माली साल 15-16 के अंदर हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर की मसनूआत थी वो $2.447 अरब थी, जो 2016-17 के अंदर $50 लाख इजाफे के बाद $2.452 अरब रही। ये वो फिगर्स है। उसके बाद जो ब्रेकअप उन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक हमारी खाम कपास, कॉटन जॉन, कॉटन क्लॉथ और जो हमारे टॉवल की एक्सपोर्ट थी उसमें 44% तक कमी हुई है, 26% से लेकर 44% तक कमी हुई है। बेडवेयर एक्सपोर्ट थी हमारी, उसके अंदर 5.6% इजाफा हुआ है, जिसने थोड़ा सा कहीं जाके इनको 0.04 के अंदर थोड़ा सा कंपनसेट किया है। उसके अलावा किसी शोबे के अंदर तमाम हमारी जो एक्सपोर्ट थी उनकी नेगेटिव उसका इम्पैक्ट रहा है। सही प्लान मौजूद था, आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन उसके साथ वो जो आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म जिनकी हम बात करते हैं, ये टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर बड़े सालों से आपसे कह रहा था कि हम अपने अंदर एफिशिएंट मैन पावर नहीं ले पा रहे, हम अपनी मशीनरी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, हम वैल्यू एडिशन बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हमारे पास लिक्विडिटी का हमें मसाइल का सामना है। हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स आपके सामने हैं। जब तक जो आपने एफपीआर ने पूरे 1 साल तक उनके जो रिफंड्स थे वो दबाए रखे 200 अरब रुपए के, तो अपनी कोई भी जो बिजनेसमैन था वो अपनी कैपेसिटी को इनहेंस नहीं कर सका। अल्टीमेटली उसके साल क्लोज होने के बाद उसकी रिफ्लेक्शन अब हमें सामने आ रही है। उसके बाद अब इनका प्लान है कि आइंदा 6 माह के अंदर अगर हालात गवर्नमेंट के बेहतर रहते हैं और तवज्जो दे पाते हैं और वजारत खजाना रकम जारी कर देती है, तो प्लान ये है कि हम 40 अरब रुपए टेक्सटाइल सेक्टर को जारी करेंगे। लेकिन जो ट्रेंड बन चुका है, बहुत बड़ा चैलेंज है वजारत तिजारत के लिए और वजारत टेक्सटाइल के लिए कि अपने एक्सपोर्ट के अंदर हम अब इजाफा कर पाएं। सही है। अच्छा, एक्सपोर्ट में इजाफा तो करना है, बड़ा मुश्किल काम लग रहा है राव साहब। जिस तरीके से 4 साल के अंदर कारकर्दगी हुई है वो इजाफे की बजाय डिक्रीज की तरफ चला गया। कहा तो ये था कि भाई हम बड़े बिजनेसमैन फ्रेंडली किस्म की गवर्नमेंट होंगे, हम तिजारत को और बिजनेस को फरोग देंगे, ऐसा हुआ तो कुछ नहीं। कहा यही जाता है मुस्लिम लीग नून के बारे में कि ये ताजरों और इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी हामी जमात है और हमेशा किसानों का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस दफ़ा तो उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। एप्टमा वाले रो रहे थे, सेनेट की कानून कमेटी में कुछ दिन पहले आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया और वर्चुअली उनके जो सरबराह थे वो रो पड़े वहाँ पे कि जी हमारे साथ हो क्या रहा है। ये बुनियादी तौर पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर सबसे ज़्यादा उनका जोर था, जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के साथ जब आप कंपेरिजन में जाते हैं वहाँ पे वो 0 रेट के ऊपर बिजली और गैस दे रहे हैं आपको, आप 11 रुपए पे दे रहे हैं, कहीं थोड़ी बहुत नॉमिनल चार्जेस वो लेते होंगे, आप 0 पे दे रहे हो। उसी तरह उनकी ड्यूटीज वगैरह जो हैं वो इसी तरह से रिबेट वो प्रॉपर्ली देते हैं, तो वो आपसे आगे जा रहे हैं जिनके पास कपास ही नहीं है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके पास? आप पिछले साल आपको पता है आपका ज़ेरे काश रकबा जो कपास का था वो 24% लेस हो गया था। अभी बड़ा क्लेम ये कर रहे हैं जी 8% बढ़ गई है। दैट मीन्स कि अभी भी 16% कम है जो आपके रूटीन में कपास आपकी होती है। तो किसान का भी बड़ा गर्क हो रहा है, टेक्सटाइल वालों का भी बड़ा गर्क हो रहा है। बात यह है कि इसके लिए जो आपने प्रॉपर पैकेज दिया, पहले 180 बिलियन का दिया आपने पैकेज, फिर आपने उसको 4 बिलियन अभी कर दिया। अभी रिबेट आप देने अभी आए हैं तो रिबेट में भी आप गड़बड़ कर रहे हैं, कभी कहते देंगे, कभी कहते नहीं देंगे, कभी रिकंसीडर करेंगे। एक आखिरी जुमला बोल दूं, फॉरेन अफेयर्स, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, बिजली की मिनिस्ट्री, जिनको प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त देख रहे हैं उनका बुरा हाल है। चलिए, बुरा हाल तो इस चीज का है, ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग इंडस्ट्री जो कि ये मानी जाती थी एक्सपोर्ट की बैकबोन है,
उसकी भी कमर तोड़ के रख दी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ ऐसी इंडस्ट्री की बात करेंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ी मुनाफे में बजा रही है लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं। कौन सी, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ये एक ऐसी सनत है जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो बहुत मुनाफे में जा रही है। एक ऐसी सनत है जिसकी डिमांड भी बहुत है और कहते हैं अगर डिमांड हो तो ऑटोमेटिकली कीमतें ऊपर जाती हैं, वो सनत वैसे ही तरक्की करती है। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स ऐसा नहीं कर रही, यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर जो स्टील मिल है वो ऐसा नहीं कर रही। अब उसके मसले को हल करने की बजाय बस उसकी अराजी को ठिकाने पर लगाने की बातें हो रही हैं। सोहेल साहब, अब क्या हुआ? निका वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल जो महाना 1 अरब 40 करोड़ रुपए खसारे से दोचार है, मजमूई तौर पर उसकी जो लाइबिलिटीज 170 अरब से तजावज़ कर चुकी हैं, लीज पे आप नहीं दे सके, प्राइवेटाइजेशन आप नहीं कर सके। फिर अल्टीमेटली कुछ अर्सा कबल नया बोर्ड तश्कील दिया गया था कि ये बोर्ड बड़े प्रोफेशनल लोगों पर मुश्तमिल है। इस बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट किया गया इंजीनियर जब्बार मेमन साहब को कि बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल के इस पाकिस्तान स्टील मिल को दोबारा चलाने में कामयाब हो जाएंगे कि एटलीस्ट अपना महाना जो खर्च है, जो एटलीस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो निकाल सके। बोर्ड की मीटिंग हुई, बहुत अहम मीटिंग थी। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई ना कोई ऐसा प्लान सामने ले आएँ, वो अप्रूव हो जाए, उसके बाद मशीन की भट्टियाँ ऑन हो जाएँ, चलना शुरू हो जाएँ। लेकिन जब बोर्ड की मीटिंग हुई, अगरचे का एजेंडा कुछ पहले सर्कुलेट भी हुआ था, हमने पहले स्टोरी भी की थी, उसके मुताबिक उनका सारा फोकस रहा पाकिस्तान स्टील मिल की कीमती अराजी के ऊपर। ना तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो है, ना बोर्ड इस बात को तवज्जो देने के तैयार है कि जिस कंपनी के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसका बेड़ा गर्क हुआ है 2 साल से, वो उसका ऑपरेशन 0 पर जा चुका है, लेकिन आप उसके अमूर चलाने के लिए जमीन बेचने पर बैठे हुए हैं। कीमती अराजी है। बोर्ड का अंदर सामने ये मामला रखा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल की 1500 एकड़ अराजी को वहाँ पर सीपेक के तहत पाकिस्तानी और चीनी सनतकारों के लिए वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है। 1500 एकड़ अराजी चाहिए। अब एक कागजी वर्क तो होना है, चूंकि ये 90 साल की लीज पर ज़मीन दी जानी है, तो इसके लिए इसका रेट क्या होना चाहिए। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सारा फोकस रहा इस मीटिंग के अंदर वो ये रहा कि इसकी प्राइस की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की अराजी की फी एकड़ अराजी की जो तखमीना इसके अंदर लगाया है वो 14 मिलियन रुपए फी एकड़ लगाया है, यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए फी एकड़ के ऊपर ये जमीन सीपेक के तहत किसी चीनी को, पाकिस्तानी सरमायाकारों को इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए दी जा सकती है। लेकिन इससे पहले एक तो ओपन मार्केट के अंदर इस ज़मीन की निर्ख ज़्यादा है, और इससे पहले पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ने ही एक स्टडी करवाई थी जिसके अंदर उन्होंने 41 मिलियन रुपए फी एकड़ गुज़श्ता साल, 1 साल पहले की बात है, 41 मिलियन रुपए फी एकड़ उसकी वैल्यूएशन की थी कि 41 मिलियन रुपए यानी 4 करोड़ 10 लाख रुपए फी एकड़ इसकी कीमत होनी चाहिए। उसके साथ उन्होंने प्रॉपर एक नया मॉडल भी दिया था कि आपने जिसको भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ये अराजी देनी है, एक तो लमसम आप ये कीमत वसूल कीजिए, उसके अलावा 10 रुपए फी स्क्वायर यार्ड आप उनसे रेंट वसूल करें और सालाना 10% ये रेंट बढ़ना चाहिए। ये मार्केट प्रैक्टिस है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आपने ये राजी देनी है। लेकिन बोर्ड के सामने ये तजवीज़ नहीं आई, उन्होंने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिकमेंड किया है कि 14 मिलियन फी एकड़ इसकी कीमत अराजी की काफ़ी है। लेकिन उससे पहले इन्होंने अभी अराजी दी थी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल पार्क को, उसकी कीमत उसकी भी अभी तक ये रकम वसूल नहीं कर सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जरूर बनना चाहिए। आप स्टील मिल्स की राजी को औने पौने दामों आप फरोख्त मत करें, इससे एडवांटेज लें, और इस एडवांटेज हासिल करने के बाद ये पैसा कहीं ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप उसको 35-40% उसकी मशीनी को चलाने का आगाज़ करें ताकि एटलीस्ट जो कौमी ख़जाने के ऊपर महाना 1 अरब 40 करोड़ का बोझ है वो ख़त्म हो सके। राव साहब, मुझे हंसी आ रही है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए आप फी एकड़ लेने वाले हैं। ये तो कराची शहर के अंदर एक कनाल नहीं मिलता इतनी कीमत के अंदर, आप 1 एकड़ देने को तैयार हैं, वो भी इस कीमत में। ऊपर से कमर्शियल प्लॉट है, डेफिनेटली इकोनॉमिक जोन बनेगा, उससे इकोनॉमी का पहिया आगे बढ़ेगा। तो एक कमर्शियल जोन या कमर्शियल प्लॉट तो वैसे ही ज्यादा महंगा हुआ करता है रिहायशी प्लॉट से, और मैं तो रिहायशी प्लॉट की बात कर रही हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख के अंदर रिहायशी प्लॉट नहीं मिलता, कनाल 2 कनाल नहीं मिलते, ये 1 एकड़ दे रहे हैं।
मैं आपको बताऊं कि जो दूर दराज की ज़मीनें हैं, ज़रूरी ज़मीनें, जहाँ पे अप्रोच भी इस किस्म की जिस तरह इसकी अप्रोच है वो भी इससे महंगी होगी ज़मीनें, जो ज़रूरी ज़मीनें हैं ख़ास तौर पर। देखिए ये जो 1500 एकड़ है, एक तो ये अभी पता नहीं चल रहा कि ये सूबाई हुकूमत से फेडरल गवर्नमेंट खरीदेगी या फेडरल गवर्नमेंट समझती है हमारी ज़मीन है, हमने आगे बेचनी है, पैसे किसको बेचनी है, किससे पैसे लेने हैं। अगर आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाना है तो गवर्नमेंट उसको डेवलप करके दे सकती है, वहाँ पे खुद अपने कब्जे में रखे या सूबाई हुकूमत के उसको आपके कब्जे में इसको डेवलप करे एज इंडस्ट्रियल जोन। बड़ा सिंपल सा हाल है, इसको बेचने बेचने की जरूरत ही नहीं है, आप वहाँ पे उसको लीज पे दें, जैसे होता है तरीकाकार एक जो आपने इंडस्ट्रियल जोन में देना होता है जिस तरह से तरीकाकार उसका बना सकते हैं। फिर आपके इंडस्ट्रियल जोन बहुत से पड़े अंडर यूटिलाइज्ड, सुंदरलैंड है, चूनिया स्टेट पता नहीं कितनी डेवलप हुई है, तार का आपका पड़ा है, इस तरह से उसको आप क्यों नहीं यूटिलाइज करते अगर आपने इसी किस्म की चीज़ें करनी है। फिर आपके बहुत से अजीज़ो अकारब ने भी इंडस्ट्रियल जोन रूट के ऊपर बहुत सी ज़मीनें खरीद के रखी हुई हैं, 10 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर के एरियाज खरीदे हुए हैं यहाँ इस्लामाबाद के नज़दीक ही एक इनके अजीज़ ने, तो वो भी यूटिलाइज होने कहीं ना कहीं। इसमाइल खान के पास भी एक अजीज़ ने खरीदी है इनकी ज़मीन, तो वो भी यूटिलाइज होनी है। तो आप इस पे पर्टिकुलरली क्यों नज़र लगा के रखेंगे। हो ये रहा है कि स्टील मिल को बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है ये डिस्पोज ऑफ करे, किसी जंदल या मित्तल का इंतजार है इनको, उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि उसके गैस का बिल का इशू है बुनियादी तौर पे जो इस वक्त है। कुछ अर्सा पहले उसको चलाया गया, 67 to 70% उसकी प्रोडक्शन उस लेवल पे पहुंच गई थी। अगर वो 100% पे चले जाते बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल उसने हो जाना था ऑटोमेटिकली। उसको बेल आउट पैकेज करके गैस बंद कर दी। जब वो 70 पे पहुंची, वो प्रोग्रेस कर रही थी, उसकी गैस बंद कर दी। नूरियाबाद की गैस खुल सकती है, इसकी नहीं खुल नूरियाबाद की भी, उसके बाद की इलेक्ट्रिक प्राइवेट एंटिटी है, उसकी गैस चल रही है, उसकी चल रही है, 40 अरब अदा करने हैं। डिफॉल्टर है, एक से एक बड़ा डिफॉल्टर है इनका, ये अपनी सरकारी एंटिटी उसको बनाना नहीं चाहते। और ये 1500 एकड़ बुनियादी तौर पे जो ज़मीन थी, इसमें एक तो साफ नजर आता है आपको कि बदनीयती है कि स्टील मिल को ताले लगाने हैं, बंद करना है इस बड़े प्रोजेक्ट को। जब ये लगाई गई थी भुट्टो साहब के दौर में, ये 1500 एकड़ ज़मीन उसकी एक्सपेंशन के लिए रखी गई थी। ये बहुत बड़ा वेंचर था, इसने मजीद फैलना था, रशियंस ने लगाई थी और उन्होंने मजीद इसको फैलाना था। रशियन अब भी आपको कह रहे हैं अगर आपने कुछ करना ही है तो रशियन की हेल्प ले लें आप, उनको दें आप प्राइवेटाइज, उनको कहिए आ जाएं आप चलाएं इसको आके, ताकि हम इसको बेहतर सूरत कर सकें। लेकिन नीयत ठीक हो तो फिर ही मामला ठीक हो सकता है। चलें, कराची की बात कर रहे हैं, चलाने की बात कर रहे हैं, तो एक ये सेक्टर है जो चल के नहीं दे रहा, हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको चलाना। दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं, जरा कराची यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जिसने बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा किए, जिसकी तालीमी मयार के बारे में कहा जाता था कि मुल्क की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, लेकिन आजकल माली बहरान का शिकार है। हर इदारा, हुकूमती इदारा माली बहरान का शिकार हो रहा है। अब तो ये हाल आ गया है कि पे देने के लिए जो चेक दिए जाते हैं वो भी बाउंस हो रहे हैं। पहले भी बड़ा मसला आया था, आपको याद है राव साहब, पहले भी असातिज़ा ने एहतजाज किया था कि हमारी जो तनख्वाहें वो नहीं दी जा रही, अब चेक बाउंस हो रहे हैं, तो क्रिमिनल ऑफेंस है। ये पिछले 3-4 साल से क्राइसिस आया हुआ है। एक तो उसमें कहा जाता है कि जो 2010 से लेकर 12, 13, 14 तक जो इंतज़ामिया थी उसने करप्शन की बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मामला थे, उससे पहले इतने संगीन मामला नहीं थे। एक तो उस पहलू से इसको ज़रूर देखना चाहिए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको इनको लाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसको। दूसरा सूरत हाल, अब ये जो लॉस है 70 करोड़ का पर ईयर लॉस तकरीबन हो चुका है इनका अब तक आके। उसमें दूसरी प्रॉब्लम आगे चल के जो आने वाली, कुल इसका कुछ 4 से 5 अरब के दरमियान अखराजात है, जिसमें से 1.8 गवर्नमेंट की तरफ से इनका अपना रेवेन्यू जनरेशन 1.8 बिलियन और 1.7 बिलियन हायर एजुकेशन कमीशन इनको देता है। अब हायर एजुकेशन कमीशन के अपने फंड के ऊपर कट लग गया, तो आगे यूनिवर्सिटीज़ को वो जाहिर है वो मजीद नीचे चला जाएगा, तो इसमें मजीद प्रॉब्लम इसमें आने वाली है आगे चल के। ये बहुत सीरियस इशू है। आप एजुकेशन के हवाले से अगर इतने इनसेंसिटिव हो जाएंगे, और ख़ासतौर पे कराची जैसी यूनिवर्सिटी, तारीखी यूनिवर्सिटी जिसको कहा जा सकता है, जैसे आपने कहा बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग वहाँ पे पढ़े हैं, और उसका अब यूनिवर्सिटी का होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। हमारी चंद एक जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से जिनके पास वसाइल बहुत वाफर होने चाहिए, उनके पास ज़मीन है, इनको तो एक्सपेंड होना चाहिए, उसमें नए नए डिसिप्लिन आने चाहिए, बजाय इसके कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़े, वहाँ पे आके लोग पढ़े, जिस तरह से बाकी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे डेवलप है। आज भी बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, ये बाकायदा वहाँ हो रहा है अभी। बिल्कुल, और मजीद होना चाहिए इस तरह की फैसिलिटी को, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर का इसका वो आप 10% से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो उसका एक उसमें रुकावट है। उस तरह से आप अपने रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से, हमने लास्ट टाइम भी जब जिक्र किया था इसके डेफिसिट का, तो उसमें हमने कहा था कि या तो फिर ये कमर्शियल यूज़ करें अपनी जगह का, इतनी फालतू ज़मीन है इनके पास, उसके ऊपर कमर्शियल वेंचर्स करें किसी तरह से करके, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एक हिस्सा दे दें, एक उनको साथ अटैच कर लें डिपार्टमेंट्स को। फिर इनके एग्जामिनेशन के बहुत
प्रोसेस होता है पूरा कराची, उसकी बहुत फीसें होती हैं, वो चीज़ें पता नहीं ये किस तरह से करके इन्होंने यहाँ तक ले आए इस यूनिवर्सिटी को। इसको अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए, स्टील मिल बनाने की कोशिश ना करें इसको। कराची यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के हवाले से कराची इतना बड़ा शहर है, उसमें तो ऐसी 3 यूनिवर्सिटियाँ कम अज़ कम होनी चाहिए। आप एक का भी बेड़ा गर्क करने पर जा रहे हैं। कि कराची यूनिवर्सिटी के बारे में सोहेल साहब, दूर दूर हॉक्सबे तक के इलाकों से कराची यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आते हैं। अगर ये माली बुरहान का इस तरह से शिकार रही तो एक बड़ी आबादी होगी कराची से जो कि आला तालीम से महरूम हो जाएगी। तो इसके माली बुरहान के लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ की हुकूमत को, HEC को नहीं बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलकर भी तो कुछ करना चाहिए। निका यकीनन मिलकर बहुत कुछ करना चाहिए। और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब असातिज़ा को और मुलाजमीन को जो उनके सैलरी के चेक दिए गए, जब वो कैश कराने के लिए पहुंचे और बाउंस हुए, तो मेरे ख्याल में इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के लिए और इसके चांसलर गवर्नर सिंध साहब के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आपकी तवज्जो, मतलब जो ऐसा तलीमी इदारा, बाकी शोबों के अंदर बदस्तूर करप्शन मौजूद है, बद इंतज़ामी के हम कह सकते हैं, एक तलीमी ऐसी दरसगाह जिसका इतना बड़ा नाम और बैरून मुल्क से स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए पहुँचे हैं और उसकी माली हालत ये है कि उसके चेक बाउंस हो रहे हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से एक बड़ा एक फिनोमेना डेवलप हुआ है हमारे दीगर सरकारी इदारों की तरह में, करप्शन के दीगर सरकारी इदारों में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। तहकीकात का सिलसिला भी हुआ, कुछ की तहकीकात कुछ की ना हो सकी, लेकिन उसके साथ सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हमारी तमाम सरकारी सेक्टर के सरकारी शोबे की यूनिवर्सिटियों के अंदर करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स की इंक्वायरी शुरू हुई हैं। नैब के अंदर पेंडिंग है। नैब सखर की बात कर लें, नैब कराची की बात कर लें, नैब खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, नैब पंजाब की बात कर लें, तमाम जगहों के ऊपर यूनिवर्सिटियों की, मतलब जो हमारी हायर एजुकेशन के इदारे हैं उनके अंदर करप्शन के मामलात की इंक्वायरियां हो रही हैं, वाइस चांसलर्स के खिलाफ हो रही हैं। वजह क्या है? जिस सरकारी यूनिवर्सिटी के सरकारी शोबे की यूनिवर्सिटी का जब भी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट का वक्त आता है, उस वक्त पॉलिटिकल बेस के ऊपर उसकी अपॉइंटमेंट करवाई जाती है। जब जो भी शख्स पॉलिटिकल अपॉइंट होकर आता है तो अल्टीमेटली फिर सिंध के अंदर वैसे आपको उस कल्चर का पता है, वो उस वक्त टॉप टू डाउन अपनी पॉलिसी को रिवाइज करता है, अपने मुख्तलिफ लोगों को नवाजता है। पूरा यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंशियल सेटअप होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी के स्कैंडल बने, पंजाब यूनिवर्सिटी के बने, सिंध के अंदर दीगर यूनिवर्सिटियों के स्कैंडल बने। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करप्शन हो रही है, जिसकी वजह से ये हमें अब ये नज़र आ रहा है कि चेक बाउंस होना शुरू हो गए, उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं है। मेरिट पे तकर्री हो, इनकी एक ऑडिट होनी चाहिए और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी अगर शफाफ तरीके से निज़ाम चल रहा हो, सख्त चेक इन बैलेंस रख के बैठे। अगर जहाँ पे उन्हें फिर भी फंड्स की किल्लत हो, अगर शफाफ तरीके से चल रही है, तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन को या फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिला ताखीर उन्हें पैसों का फंड्स का इजरा करना चाहिए, क्योंकि यही वो इदारे हैं जहाँ से पाकिस्तानी नौजवानों के लिए हायर एजुकेशन हासिल करने के उनके एक जरिए, सब लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते, लेकिन करप्शन का एलिमेंट यहाँ से खत्म करना होगा, फिर ऐसी सूरत कभी नहीं होगी। ठीक है, करप्शन का एलिमेंट खत्म हो जाए तो फिर तो मुल्क संवर जाएगा, सिस्टम सीधा हो जाएगा और फिर हम लोगों को दोबारा पैनमा जैसे केसेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पैनमा की बात करें तो फिर वजीर आजम साहब की बात आती है। वजीर आजम साहब की बात करें तो उन्होंने 31 जुलाई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया। पता नहीं 31 जुलाई तक उनका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि फाटा का फ्यूचर, पानी, गैस, इन तमाम फ्यूचर के बारे में पाकिस्तान के हवाले से बात होनी है। और डेफिनेटली फाटा की जरा बात कर लेते हैं। पहले तो बोला जा रहा था सूबों की जो महासिल है उसके अंदर से कटौती की जाएगी, इसके ऊपर सूबों ने बड़ा रिएक्ट किया था। अब क्या इस बारे में डिसीजन होगा? देखिए, पहले भी समरी मुश्तरका मुफादात काउंसिल की इजलास में टेकअप हुई थी, उसके बाद कमेटी बन गई थी और ये तय हुआ था कि सूबों के दरमियान मशावरत की जाए, बाहमी इत्तफाक राय से कोई इसका लाहमल तय होना चाहिए। 31 जुलाई वाला बहुत अहम इजलास है। मेरी दुआ और ख्वाहिश भी है कि प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे पर कायम रहें, इस इजलास को चेयर करें, क्योंकि इस इजलास के अंदर जो एक समरी है जो कि फाटा की सोशल और इकनॉमिक डेवलपमेंट से मुतल्लिक है, अगर वो तखीर का शिकार हुई तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे, वहाँ पर मामला और लटक जाएंगे। ये अहम समरी ये है कि एक कमेटी कायम की हुई थी जिसने पूरा प्लान बनाया था फाटा की समाजी और मौशी तरक्की के लिए, जिसके तहत 90 अरब रुपए सालाना की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए कि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं, पर सूबों से कहा गया है कि अपने काबिल तकसीम महासिल से वो 90 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट अभी अपना हिस्सा डालेगी, वो जमा करें और 10 साल का ये प्लान है, तकरीबन 900 अरब रुपए फाटा के ऊपर खर्च होने हैं। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी की लहर थी, हम उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे और वो लोग जो अब तक वहाँ पर शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी से मुतासिर हुए हैं, उन्हें नए सिरे से अपनी ज़िंदगियों को आगाज़ करने का मौका मिल सकेगा। तो लिहाजा ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है
उम्मीद है कि सूबों के दरमियान कोई ना कोई मीटिंग्स हुई हैं और किसी हद तक वो कायल हुए इस बात के ऊपर, तो कोई एक रास्ता निकल आएगा मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में। ये सबसे इंपॉर्टेंट समरी है। उसके साथ पाकिस्तान के अंदर आज तक हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामने की बात की जाती है, पानी की किल्लत के सामने की बात की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ आज तक कोई नेशनल वाटर पॉलिसी हमारे पास मौजूद नहीं है। पहली पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी, उसको दोबारा मंजूरी के लिए पेश होना है। उसके अंदर तमाम वो मैयर्स लिए गए हैं कि किस तरीके से आने वाले सालों के अंदर हमारे पानी की हमारी तलब बढ़ेगी, दस्तयाबी हमारी कम होनी है, हमने किस तरीके से पानी के इस्तेमाल की बचत करनी है, किस तरीके से हमने अपने जो हमारे वाटर शेड्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। और स्पेशली इस पॉलिसी के अंदर ये वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान से हमें अब कुछ खतरात का सामना है कि हमारा पानी मुतासर हो सकता है। अफ़गानिस्तान डैम्स बना रहा है, उससे कहा गया कि आप एक थिंक टैंक बनाकर उनसे मुज़ाकरात की जाए, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है अपने उस राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके साथ एक और समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सालों से, कई दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गैस निकलती रही, लेकिन जहाँ से गैस निकलती थी बदकिस्मती से उन इलाकों के ऊपर रॉयल्टी उन इलाकों के नाम के ऊपर मिलती थी, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई रोड तक नहीं बनी। उन इलाकों के अंदर लोग लकड़ियाँ जलाते रहे। अब ये फैसला हुआ, समरी पेश की जा रही कि उन इलाकों को गैस दी जाए। इस समरी के ऊपर भी हतमी फैसला होना है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट करक के अंदर सालाना 4 अरब रुपए की जो गैस चोरी होती है, उसको गैस चोरी को रोकने का पूरा प्लान इस इजलास में पेश किया जाएगा। वहां पर इलीगल नेटवर्क बिक चुका है कोहाट और करक के अंदर, वो सारा नेटवर्क खत्म करके सुई नॉर्दर्न को ये हिदायत दिलवाई जाएगी मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से कि वो नया नेटवर्क बिछाए। LNG तनाज़ा है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, उसका सलूशन भी मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश किया जाएगा। और सिंध को दरिया सिंध से कराची को 1200 क्यूसेक पानी फराहमी की समरी भी मंजूरी के लिए इस इजलास में पेश की जाएगी। चलिए, काफी अहम मामला था जो 31 जुलाई को सेटल करने हैं वजीर आज़म साहब ने। लेकिन राव साहब, मैं फाटा की तरफ पहले सोहेल साहब की तरफ आई, अब मैं आपसे जरा सवाल करना चाहूंगी अफगानिस्तान के बारे में। हम लोग बोलते हैं हमारे पानी को खतरा है भारत से, हमारे पानी को खतरा है अफगानिस्तान से। सबसे बड़ा खतरा तो हमारे पानी को हमसे है, हमारी सियासत से, जो कि डैम्स नहीं बना पाए सियासतदान मिलकर। आप अगर पानी को सेव नहीं करेंगे, जखीरा नहीं करेंगे, तो फिर आप दूसरे मुल्क को जाके ये दलील कैसे पेश कर सकेंगे, देखें आप हमारा पानी चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी भी है वो भी यही कहती है कि आप अगर नीचे अपने जो आपने 30-35 साल में जो चीज़ें आपने करनी चाहिए अगर वो नहीं करेंगे तो उनका राइट इस्टेब्लिश हो जाता है कि ऊपर कम से कम रन ऑफ द रिवर जो है वो उस पर डैम बना सके। इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी, क्योंकि हमने बड़ी सुस्ती दिखाई या नाअहली दिखाई, बल्कि मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही एक दुश्मनी इस मुल्क के अवाम के साथ आपने की कि आपने टाइमली डैम्स नहीं बनाए अपने जो आपको बनाने चाहिए थे, जिसपे इंटरनेशनल फंडिंग आपको बड़ी इजीली अवेलेबल थी। कालाबाग डैम जैसे है, अभी आपको दिक्कत हो रही है उसको सारा करने में। लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल का काम ही है बुनियादी तौर पे तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन इसमें होती है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि उसमें वर्सटैलिटी आ गई है, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है। KPK में PTI है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में नून है, चलो मरकज़ में भी नून है, इस तरह बलूचिस्तान। तो वो 3-4 जमातें जो हैं मिल के बैठ के, अपोजिशन में भी हैं जो वैसे कौमी असम्बली में, वो बैठ के इस पर बात करती हैं, अपने अपने मुतालबात वहाँ पे रखती हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से मामला तय हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि या तो किसी इशू के ऊपर फटा रहता है इनका, वो तय ही नहीं होने में आता। गैस के इशू के ऊपर खासतौर पे मेरी इत्तला ये है कि गैस के मामले पर बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट होने का वहाँ पे इम्कान है, क्योंकि ये जो रॉयल्टी की बात उन्होंने की वो बुनियादी तौर पे 40% जो भी ज़िला है वहाँ उसको डेवलपमेंट के लिए मिलनी होती है, प्लस जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है तो उसने CSR एक्टिविटी वहाँ पे करनी होती है। तो वो कंपनीज की हद तक कुछ ना कुछ हो रहा है फिर भी, लेकिन जो 40% वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या बाकी वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए लगना होता है वो उस तरह से नहीं हो रहा। वो कोई सूबाई गवर्नमेंट खींच के ले जाती है या फेडरल गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं करती उस फंड को, उससे प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस आती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो भी फैसले इसमें होते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो होते हैं फैसले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है सबसे बड़ा। बहुत से फैसले वसाइल की तकसीम का हुआ, वो आज तक झगड़ा चल रहा है, वो आपका जी प्रॉफिट इतना दे दिया, इतना नहीं दिया, ये तय हो गया, लेकिन 7% बढ़ा दिया प्रॉफिट KPK का बिजली की रॉयल्टी पे, लेकिन वो आप पे नहीं कर रहे। तो उसका फ़ायदा क्या है इन सारी चीज़ों का? ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है और नेशनल इंटेग्रिटी इससे आती है अगर इसके फैसले प्रॉपर हों और उसको सही तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये नो डाउट ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। और लुकिंग फॉरवर्ड के क्या इस दफ़ा क्या कोई नया काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर जिस प्रेशर में, शायद सूबों की बात इस दफ़ा वो दिल खोल के सुने और उन पर अमल भी हो जाए।
और एक नया काम ये भी होना था, गुज़श्ता इजलास में मुश्तरका वफादार कौंसिल ने कच्ची किनाल के अंदर करप्शन के जिम्मेदारान के खिलाफ वजारत पानी बिजली को हिदायत की थी कि कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट करें। अभी तक वजारत पानी बिजली उस मामले को दबा कर बैठी है। साबिक चेयरमैन वापडा के अफसरान, साबिक सेक्रेटरी पानी बिजली का नाम है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखते हैं कि CCI में क्या रिपोर्ट करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब। चलिए, वो करप्शन का पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है इंटरनेशनली। जरा देखिए कि एक ही मुल्क कभी ये कहता है कि ठीक है हम मुआहदा करेंगे आपके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ, वही मुल्क बाद में कहते हैं कि एक तरफ कतर दोगली पॉलिसी कर रहा है, एक तरफ एक बात करता है, दूसरी तरफ दूसरी बात करता है। हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कतर के मामले के ऊपर एक बार फिर पलटा खा गया है। यानी पहले ये कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर जंग लड़ेंगे, मिलकर मुआहदा करते हैं, मिलकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं, रिपोर्ट पेश की है उसके अंदर कह रहे हैं कि कतर जो है बहुत सारी तंजीमों को फाइनेंशियल फंडिंग करता रहा है और ये कतर दोगली पॉलिसी प्ले कर रहा है। राव साहब, मुझे समझ नहीं आई कि अमेरिका दोगली पॉलिसी प्ले कर रहा है या कतर दोगली पॉलिसी प्ले कर रहा है। देखिए, हम जिस दिन से ये झगड़ा शुरू हुआ है हम कई दफ़ा डिस्कशन इस पर कर चुके हैं और हमने बार बार एक ही बात की है कि जो रीजनल ये कॉर्पोरेशन है इनका, उसकी बुनियाद पे इस मसले को हल करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, अदरवाइज ये चीज़ें बहुत ख़राब होती चली जाएंगी। अब ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उससे ये लग रहा है कि ख़तरनाक खेल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जिस तरफ जारी चीज़, ये खतरनाक खेल वहाँ पे शुरू किया जा चुका है और उसको हवा दी जा रही है मुख्तलिफ तरीकों के ऊपर। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आप वो जो हमें कहा जाता था कि जी आप हमारे साथ वो कुछ और कहते हैं, हमें करते कुछ और हैं, आप डू मोर का फिर मुतालबा शुरू हो जाता था। ठीक है, आप सिंसियरली काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान पे अमेरिका ने बड़ा अरसा यही दबाव डाले रखा कि आप कमिटमेंट नहीं पूरी कर रहे। यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट्स आप देखें, कतर के साथ आप वायदा करते हैं अमेरिका जाके टेररिज्म को ख़त्म करने का, उसके बाद एक मीटिंग होती है इजलास में जिसमें वो अपनी जो शराइत हैं उसको 13 से 4 कर देते हैं और उसमें कहते हैं ये 4 बेसिक चीज़ें, ये इसको एड्रेस किया जाए, थोड़ी सी मामला बेहतर होने की कोशिश शुरू होती है। ये 2 चीज़ें होती है। उसकी दूसरी तरफ क्या डेवलपमेंट होती है, अमेरिका इनमें भी इन्वॉल्व है, इन चीज़ों में कर रहा है, मुज़ाकरात करके उनको टेबल पे भी बिठा दिया, कतर के साथ मुआहदा करके कन्विंस करने की कोशिश की उनको कि हमने टेररिज्म पे कर लिया। साथ क्या हुआ है, ईरान के ऊपर उन्होंने नया काम शुरू कर दिया पाबंदियों के हवाले से। ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं बेसिकली वो ईरान के साथ। कतर के ऊपर भी यही बोला उन्होंने। सीरिया के ऊपर उन्होंने वो पॉलिसी जिसको सऊदी अरब की हमायत भी हासिल थी, फंडिंग भी हासिल थी, उसको उन्होंने रिवर्स करने का फैसला कर लिया अमेरिका ने, यानी वो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी देता है अपने 1-2 दिन पहले वाले एडिशन में कि शाही खानदान में बड़ी रिफ्ट पैदा हो गई है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, क्राउन प्रिंस ज़बरदस्ती बनाया गया, उसको होस्टेज बना लिया गया, पहले क्राउन प्रिंस को सलमान को किया गया। तो ये बड़ा डेंजरस किस्म की जो वाइब्स आ रही हैं बुनियादी तौर पे। हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे कि ये बड़ी ख़तरनाक तरफ जा रही है चीज़ें, इसको देखा जाए। अमेरिका अपनी खेल खेल रहा है इस रीजन में, उसी तरह से खेल रहा है जैसे वो बाकी रीजन में खेल के लड़ाई कराता है लोगों को। 8 साल इराक और ईरान को लड़ाई रखा उसने। ये अफगानिस्तान के 9/11 के बाद अफगानिस्तान का बहाना बना के वो इराक में घुस के जाली एक डोजियर बनवा के उससे रिपोर्ट बनवा के अभी तक मिले नहीं है, वो बरतानिया से टोनी ब्लेयर ने इसे कंडेम की। तो ये इसी किस्म की चीज़ें करके अब एक तरह से वो कहता है कि नहीं बिल्कुल बेफिक्र है आपको, दूसरे को कहता है नहीं ये बहुत ख़राब आदमी पड़ जाए। एक साजिशी का किरदार बुनियादी तौर पर रीजन में वो अदा कर रहा है और ये उसने करना था। उसके अपने इंटरेस्ट होंगे ऑब्वियसली जो ऐसे तक खुलते चले जाएंगे। तो ये हम बार बार यही कह रहे हैं, इन मुल्कों को सोचना चाहिए और हिस्ट्री देखनी चाहिए अमेरिकन की कि क्या करते हैं वो। अच्छा, ये अमरीकी जो है स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी पे एक तरफ शाबाशी देते हैं, कहते हैं हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं नहीं जी आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा। ये तो कुछ मुसलमान मुल्कों को सोचना चाहिए ना कि उनके मोहरे ना बने, प्यादे ना बने, आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। आपके रीजन के अंदर पहले क्या हो रहा है वो तो देख लीजिए। एग्जैक्टली इसी चीज़ की ज़रूरत है। और जब आपके आपस में इत्तेहाद नहीं होगा और फिर ये फितरी अमल है कि जब आप घर का अपना मसला खुद हल नहीं करेंगे, दूसरे को मौका देंगे और वो उसको मौका देंगे जो सिंसियर नहीं है आपके साथ, तो यकीनन वो फिर खराबी पैदा करे। ये तनाज़ा शुरू हुई उस वक्त हुआ था जब ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया था, तो उसके बाद ये सारा सिलसिला ओपन हुआ। और उसके बाद जो अब अमेरिका ने डबल गेम कर रहा है, अमेरिका बेसिकली सऊदी अरब के साथ भी और कतर के साथ भी, इसी चीज़ को हम हाईलाइट करते रहे। एक तरफ कतर के अंदर अमेरिका कई सालों से बैठा हुआ है, अमेरिका की वहाँ पे इंस्टॉलेशन मौजूद है, उनके वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय हैं, वहाँ पर खुद आप तालिबान और मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाकर अमेरिका खुद वहाँ मुज़ाकरात करवाता रहा। अब आप कह रहे हैं उसके साथ जब आप ये इल्ज़ामात कतर के ऊपर अमेरिका लगा रहे हैं, $7-12 अरब की आप असला सप्लाई करने की उनसे आप डील भी कर रहे हैं, और अब इस आड़ के अंदर जो नया मुआहिदा किए वहाँ पर अपने मजीद ऑफिशल्स को पॉइंट कर रहे हैं कि सारे जो वहाँ पे उनके फाइनेंशियल फंडिंग सपोर्ट होती है उसको चेक करने के लिए उनके लोग वहाँ पर बैठेंगे। उधर से दूसरी जानिब
कुवैत ने ईरानी कुछ सफारतकारों को निकाल दिए। सही। सूरत हाल खराब हो रही है। सऊदी अरब और कतर को अपना मसला हल करने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा, जिस तरह अगर कुछ शरायत पहले उन्होंने कम किए, मजीद उसके अंदर नरमी इख्तियार करने, वरना अमेरिका दोनों को मिसयूज करेगा और ये इस्लामिक ममालिक के लिए इसके ऊपर इसके मनफी असरात मुरतब ठीक है सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। राव साहब बहुत शुक्रिया। वो एक हिस्ट्री है कि अमेरिका जब कोई अपना वेपन नया बना रहा होता है तो वो उससे पहले ही टेस्टिंग ग्राउंड की तैयारी शुरू कर देता है। डू नॉट लेट मिडल ईस्ट बी अ टेस्टिंग ग्राउंड। ये हमारी तमाम मुसलमान ममालिक से एक गुजारिश है कि आप खुदारा अपने रीजन को और अनस्टेबिलिटी की तरफ ना लेकर जाइए। पूरे मुसलमान ममालिक के लिए खतरा साबित हो सकती है और एक जो धब्बा लगा हुआ है उसे साफ करने की जरूरत है, उसको मिलकर साफ करने की कोशिश करिए जो दहशतगर्दी का है। हमारे आज के शो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज़ नासिर।